हम लोगों ने सबसे पहले तो ये बात पढ़ी थी कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना का मतलब जैसी कोशिका की संरचना होगी वैसी ही कोशिका की क्रिया होगी। सही बात है। और मैं यहाँ पर टाइमर तो नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप लगा टाइमर की मैं किसी में रिवाइज करवा देता हूँ लगभग पूरे बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम कर देना, फिर अपन इसे क्वेश्चन करेंगे तो मजा आने वाला है। दो चीजें होने वाली है सेम टाइम पे। अब जब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में सबसे पहले जीवित कोशिका की जो थी वो जीवाणु कोशिका थी। मृत कोशिका जो कौन की कोशिका होती है? पादप कोशिका है। पादप कोशिका को मृत कहोगे तो इसका मतलब उसके अंदर लिग्निन पाया जाता है, इसलिए पादप कोशिका जो होती है वो मृत होती है। सबसे बाद सबसे पहले ये बताई गई कि सबसे पहले कोशिका होती क्या है, तो इसके लिए कुछ चीजें बताई गई। ऐसा बोला गया कि कोशिका स्वतंत्र जीवन यापन कर सकती है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो कोशिका का सिद्धांत दिया गया। स्लाइडिन और शॉन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इस तरीके की बात। मगर ये एक बात अभी भी क्लियर नहीं कर पाए थे और उनकी एक बात जो थी जो इन्होंने क्लियर नहीं की थी वो बात ये थी कि जो भी कोशिका होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो 1855 में दो एक वैज्ञानिक आए थे, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। 1855 में वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला था ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। इसका मतलब होता है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण हमेशा उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो ये बात हम भी जानते हैं कि प्रत्येक कोई नई कोशिका होगी तो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनेगी। ये सारी चीज यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद हम जो थोड़ा सा नीचे हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं यहाँ पे तो हमको और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर यहाँ पे एनसीईआरटी पादप कोशिका के लिए प्याज की कोशिका का और जंतु कोशिका के लिए गाल यानी कि चिक्की कोशिका का काम करते हैं। अगर हम दोनों चीजों की बात करें तो हम ये बात बोलेंगे कि दो प्रकार की अलग कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिन कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। आप खुद सोच के देखो जिस कोशिका में सुविकसित केंद्रक ही नहीं है, मतलब एक तरीके से बाइक तो है इंजन बेकार है तो मतलब लूना है फटफटिया, तो उसके अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं होंगे। मगर यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। मगर एक ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिका में पाया जाता है, जो होता है राइबोसोम। सर बहुत बढ़िया। नीचे हम आगे चलते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नीट के अंदर इस वाले डायग्राम से क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये वाला डायग्राम अभी टच नहीं है, तो इस डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस डायग्राम में सारी चीजें आपको जैसे ये डायग्राम बना देगा, आपसे पूछेगा कि ये वाला डायग्राम क्या है, तो आपको लिखना है लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन के स्थानांतरण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जितने भी डायग्राम आपके देखे, चाहे वो तंत्रिका तंत्र का डायग्राम हो, चाहे वो ट्रैकिड का डायग्राम हो, चाहे वो मध्यवर्ती यानी कि मध्यवर्ती यानी कि मेसोफिल सेल का डायग्राम जो पत्तियों में पाई जाती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं मानता हूं अगर आपके पास एनसीईआरटी तो प्लीज इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। सब बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं दोस्त अपन, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये वाली चीज आती है कि अलग अलग कोशिकाओं का जो आयतन होता है, जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। कुछ कोशिका बहुत छोटी होती है, कुछ कोशिका बहुत बड़ी होती है। तो हमको ये दोनों की दोनों कोशिका जो होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। छोटी बड़ी कोशिकाओं के बारे में हमें पूरे डायमीटर यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे जीवाणु कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे अगर वो कॉमा शेप है तो विब्रियो होगी, अगर वो गोल है तो कोकस होगी, है ना, अगर वो रॉड शेप है तो बैसिलस होगी, अगर वो जिगजैग है तो स्पाइरलम होगी। इस प्रकार से हम इसको याद करते हैं। थोड़ा सा और जब हम इस पे आगे चलते हैं तो इस प्रकार से कोशिका दे रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रारूपिक जीवाणु कोशिका और जीवाणु कोशिका के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, मगर यहाँ पे जीवाणु कोशिका की बात कुछ अलग दे रखी है। तो दोनों के लिए आप लोगों को यहाँ पे आंसर याद रखना है। अगली चीज अलग अलग प्रकार की चीजें आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की पूरी संरचना जिसमें हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं जीवाणु की कोशिका का, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात होती है कोशिका का आवरण। बेटा याद रखना हम जीवाणु कोशिका को कोशिका भित्ति के आधार पर दो प्रकार में बांटते हैं, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कि ग्राम ग्राही कौन से होते हैं और ग्राम अग्राही कौन से होते हैं, आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा कलर आएगा ग्राम ग्राही में, कौन सा आएगा ग्राम अग्राही में। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही अभिरंजन के आधार पे होते हैं तो किसको अभिरंजित किसको कलर किया जाता है? आपका आंसर है कोशिका भित्ति को, जल्दी को नहीं करते। ठीक है, और ये जीवाणु के लिए काम में आती है। अगली चीज चलते हैं तो हमने जीवाणु कोशिका का पूरा डायग्राम जो हम एक दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हमको पता होना चाहिए जीवाणु कैसी होती है, हमें पता होना चाहिए बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है ना, जिसको सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं। उसके अंदर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है और वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं, नाम बता देना कि उसका क्या होता है, जो केवल इसी में मिलेगी। इस प्रकार की कुछ संरचना आपको देखने को मिलती है, बट याद रखना सीरिया नहीं मिलती जीवाणु के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग राइबोसोम के बारे में जानते हैं। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जो झिल्ली रहित होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, इसलिए हम इसे सावर्तिक कोशिकांग कहते हैं। कोई अगर आपसे नीट के एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी होती है तो आपका आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S होते तो तीन है मगर एनसीईआरटी में दो है। 70S का एस का मतलब स्वेदवर्धक गुणांक होता है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या साधन गुणांक बोलते हैं। 70S की दो इकाई होती है 50-30, 80S की दो होती है 60। दूसरे को बता देना कमेंट बॉक्स में क्या होते हैं। ठीक है, अगली चीज अगर हम चले अंतर्विष पिंड होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम अंतर्विष पिंड कहते हैं। इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपका डायग्राम है, कौन सी कोशिका का आपको देखते ही पता लग रहा है जिसमें रिक्तिका बड़ी होगी, राजधानी बड़ी होगी, तो पादप कोशिका होगी। जंतु कोशिका के अंदर जो राजधानी होती है वो छोटी होती है। तो ये पादप कोशिका है तो राजधानी तो सर पादप कोशिका होगी। साथ साथ आपको यहाँ पे हरित लवक भी दिखेगा तो भी पादप कोशिका है। ठीक है, हरित लवक ये जंतु कोशिका आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से एक बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम में, मैं आपको बताता हूं क्या आ सकता है। अगर आप इन दोनों ही डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक किनारे पर होता है, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, फटाफट से आंसर कर दो अगर तुम्हें पता है। नहीं तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पादप कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है किनारे पर, जंतु कोशिका में बीच में होता है। क्यों? पहला ऑप्शन है पैरोक्सिसोम, पहला ऑप्शन है पैरोक्सिसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है राजधानी। आंसर बता दो जरा इन चारों में से क्या है, क्यों होती है साइड में पादप कोशिका के अंदर। सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कोशिकाओं में अंतर देखोगे तो आप एक और देखोगे पादप कोशिका में तारक नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में तारक पाया जाता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अच्छा एक और बात, पादप कोशिका में ऊर्जा बनाने का कार्य, अच्छा एक बहुत बड़ी चीज बोलो, पादप कोशिका में ऊर्जा बनाने का कार्य दो चीजें करती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का नाम बताओ मेरे को, इसका नाम क्या होता है? जंतु कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, पादप कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम दूसरा कोशिका कौन सा होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अपन चलते हैं आगे। यूकैरियोटिक कोशिका के बाद एक बहुत अच्छी चीज आती है कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हमने देखा था तो हमने आरबीसी को तो हमें कोशिका झिल्ली के बारे में पता लग गया। यहाँ पे सबसे अच्छा जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक प्रारूप यानी कि फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप। ये 52 और 40% याद रखना कि आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड आपका पाया जाता है। यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्त तो 1972 में दो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कभी भूल जाओगे तो आपको याद रहना चाहिए, जो गाना गाते गाते निकल लिए। ठीक है, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट का सही आंसर है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी बनाता है ऊर्जा, बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़। तभी इसका एक बहुत बढ़िया रीजन बताऊं, मजा आ जाए तो दिल बना देगा, एक बहुत बढ़िया चीज काम में डाल देता हूं। तभी पता है पादप कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। उसका रीजन आपको पता लग गया कि पादप कोशिका के अंदर दो चीजें हो रही है जो ऊर्जा बना रही है, जबकि जंतु कोशिका में एक ही चीज है जो ऊर्जा बनाती है। अच्छा रीजन वाला बढ़िया क्वेश्चन है, कथन वाक्य वाला कि पादप कोशिका के अंदर क्या, तो आपका आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया और ताबड़तोड़ चीज है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्यों? क्योंकि भैया पादप कोशिका में दो अलग चीजें जो ऊर्जा बना रही है, जबकि जंतु कोशिका में ले देके एक डैश डैश आएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या, बहुत बढ़िया। ये तरल मोज़ेक प्रारूप है, आपको पता है फ्लूइड मोज़ेक प्रारूप कहते हैं। यहाँ पे अगर एक्जेक्टली देखा जाए तो प्रोटीन की दो ही परत पाई जाती है, शीर्ष होता है जो जलग्राही होता है, जो टेल होता है जो वो जलविरागी होता है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जलग्राही और जलविरागी भाग आप जानते हो, दोनों तरफ शीर्ष पाए जाते हैं लिपिड की, तो लिपिड का दो ही सतह पाया जाता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लिपिड कौन सा है, तो आपका आंसर है फास्फोलिपिड, बहुत ही बढ़िया। अगली चीज, यहाँ पे प्रोटीन होते हैं दो प्रकार के प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो लिपिड की सतह के अंदर धसा हुआ है जिसको आसानी से एनसीईआरटी लिखती है हटाने के हिसाब से या विलयन के हिसाब से कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, या पूछेगा किसके आधार पर, तो हटाने के आधार पर। एक ऐसा प्रोटीन जो सतह पे है वो सतही प्रोटीन है, आसानी से निकाल सकते हो। एक ऐसा प्रोटीन जो अंदर धसा हुआ है उसको आसानी से नहीं निकाल सकते, दम लगेगा बेटा, यही तो बात है, आंसर आ गया। तो दो प्रकार के प्रोटीन, अब खुद सोचो, एक ऐसा प्रोटीन जो यहाँ पे रास्ता बना रहा है,
याद रखना, एक ऐसा प्रोटीन जो यहाँ पर रास्ता बना रहा है, जो कहीं ना कहीं स्थानांतरण करने का काम करेगा, मगर एक ऐसा प्रोटीन जो सतह पे पड़ा हुआ है वो स्थानांतरण करने का कार्य नहीं करेगा। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रोटीन स्थानांतरण करता है, वही बेटा गेट को स्थानांतरण करेगा, दीवार से थोड़ी ना जा सकते हो, क्योंकि चैनल भी तो बनना चाहिए बाहर जाने का और अंदर आने का, बस इतनी सी बात है। अगली चीज यहाँ पे लिपिड, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दो प्रकार के, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन पे जुड़ा हो ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड पे जुड़ा हो ग्लाइकोलिपिड। सर बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज और बोलता हूँ लास्ट, अगर एक कोशिका दूसरे कोशिका को पहचानती है, ये तुम जूलॉजी में पढ़ोगे कि दो कोशिका आपस में एक दूसरे को कैसे पहचानती है, तो आपका आंसर है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। और ये पता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है, आंसर बता दो फटाफट से, नहीं तो मैं बता दूंगा। आ जाओ आगे। सारा काम करने के बाद परिवहन, परिवहन दो प्रकार का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कोई भी चीज जाता है तो सक्रिय, अधिक से कम की ओर जाता है तो निष्क्रिय। निष्क्रिय दो प्रकार का होता है, परासरण मिश्रण, आप लोग जानते हो। सक्रिय का एग्जांपल याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप। निष्क्रिय में ऊर्जा नहीं लगती, फिसल पट्टी में ऊपर से नीचे ऊर्जा नहीं लगेगी, सक्रिय में ऊर्जा लगती है। कोशिका वृद्धि आप लोग जानते हो, पादप के अंदर कोशिका वृद्धि आप लोगों को पता होगा कि क्या होती है, बिल्कुल गॉल्जी बॉडी उसका सही आंसर है। रूपांतरण करने का काम ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का गॉल्जी बॉडी। यार सब बताऊं, तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है, तुम इतने अपर लेवल पे बैठे हो, तो अब टेंशन मत लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बार-बार नीट का एग्जाम याद है, राशि बड़ा परेशान हो जाओगे, मैं कहता हूं भाई तुम बहुत सही कर रहे हो, विश्वास करना। पिछली बार हो सकता है दो क्वेश्चन गलत हुए, इस बार भाई साहब 720 में से 720 ठोक दो। इस बार ऐसा ताबड़तोड़ करके आ जाओ कि मजा आ जाए, तो होना भी चाहिए ना, ये ऐसा रीजन मजा ही आ जाएगा तुमको। अगली चीज देखो, मैं बोल रहा हूं, पादप कोशिका के अंदर कोशिका वृद्धि किसकी होती है, लिग्निन की, सेलुलोज की, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका वृद्धि पाई नहीं जाती। कवक में कोशिका वृद्धि किसकी होती है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की, बहुत ही बढ़िया। शैवाल में कोशिका वृद्धि किसकी होती है, सेलुलोज, लैक्टेज, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल्स की। और जीवाणु के अंदर कोशिका वृद्धि किसकी होती है, पी से आंसर चालू है, आंसर बताओ फटाफट से क्या होता है। कोशिका वृद्धि के बाद कोशिका वृद्धि के बाद दो पादप के पास सबसे पहले बीच में मध्य पट्टिका पाई जाती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। इसके बाद होता है वो होती है प्राथमिक कोशिका वृद्धि, फिर द्वितीय कोशिका वृद्धि, फिर तृतीय कोशिका वृद्धि। इस प्रकार से होता है। दो पादप कोशिका को जोड़ने का कार्य प्लाज्मोडेस्माटा करता है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये लगभग आप लोग सब लोग अच्छे से समझते होंगे। प्लाज्मोडेस्माटा दो पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण करने का काम प्लाज्मोडेस्माटा। अगला आता है अंतर्जलीय तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रेटिकुलम, ये चारों अंतर्जलीय तंत्र के टाइप होते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अंतर्जलीय तंत्र में बाकी और कोई चीज नहीं होती, अंतर्जलीय तंत्र सारे एक दूसरे से बने होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने या बनने के अंदर, ठीक है। अंतर्जलीय तंत्र में पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्र के सबसे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला भाग जो केंद्र के सबसे पास है उसे खुरदरी अंतर्पेदवी जालिका कहेंगे, आरआर। जो दूर की तरफ है उसे चिकनी अंतर्पेदवी जालिका कहेंगे। खुरदरी अंतर्पेदवी जालिका पे क्योंकि राइबोसोम होते हैं, अतः वो प्रोटीन का निर्माण करती है। चिकनी अंतर्पेदवी जालिका पे राइबोसोम नहीं होंगे, अतः वो लिपिड का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत भी नहीं है। खुरदरी अंतर्पेदवी जालिका ज्यादा स्थायी होगी, बहुत सही। चिकनी अंतर्पेदवी जालिका ज्यादा स्थायी नहीं होती। नीट के एग्जाम के बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, तुम्हारे कानों की तरफ हीरा, बड़े बड़े सोचते ना आप है, तो सोचो ना, खुरदरी अंतर्पेदवी जालिका हमेशा केंद्र के पास क्यों होती है, पूछता है भारत। मैं बताता हूं केंद्रिका, क्योंकि अगर आपको पता है तो केंद्र के अंदर एक बहुत छोटी सी जगह होती है जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रिका क्या करती है, केंद्र छिद्र से बाहर निकाल देती है, इसलिए खुरदरी अंतर्पेदवी जालिका हमेशा केंद्र के पास पाई जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगली चीज, अंतर्पेदवी जालिका क्या बनाती है आपको पता है। उसके बाद कहीं ना कहीं आगे जो चीज आती है वो होती है गॉल्जी गॉल्जी का। गॉल्जी का कैमिलो गॉल्जी ने बताई थी, बहुत बढ़िया बात है। गॉल्जी का नाम पे दे दी। पादप कोशिका में गॉल्जी का गॉल्जी का नहीं होते, हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, डिक्टियोसोम्स पादप कोशिका में, ठीक है। अगली चीज गॉल्जी का जो होती है वो खुरदरी से बनती है, चिकनी से, आंसर बता देना। गॉल्जी का पे राइबोसोम नहीं होते, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आपको पता होगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। गॉल्जी का जो होती है वो बेसिकली मॉडिफाई करती है। गॉल्जी का वो सिरा, ध्यान से सुनना, गॉल्जी का वो सिरा जो कोशिका द्रव्य की तरफ होता है वो ट्रांस होता है, गॉल्जी का वो सिरा जो केंद्र की तरफ होता है वो सिस होता है। तो सिस से चीजें आएंगी मॉडिफाइड होकर आगे निकल जाएंगी, बस ऐसे होता है। गॉल्जी का मॉडिफिकेशन करने का काम करता है, आपके आंसू का निर्माण बेसिकली देखा जाए तो गॉल्जी का करता है। और गॉल्जी का के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम गॉल्जी का करता है। मॉडिफिकेशन करने का काम गॉल्जी का करेगा। वाओ सर क्या बात कर रहे हो, मैं तुमको बोलना था आंसर बहुत बढ़िया बताऊंगा। एसीआर क्या बात है, गॉल्जी का निर्माण एसीआर से होता है, क्यों, क्योंकि गॉल्जी का राइबोसोम नहीं है। अगर गॉल्जी का निर्माण आरआर से हुआ तो उस पे राइबोसोम होता। वाओ सर क्या, मैं बोलना रटना ही नहीं है दोस्त, एवरीथिंग हैव द कांसेप्ट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, गॉल्जी को मॉडिफाई बोलते हैं, क्यों, खुरदरी अंतर्पेदवी जालिका ने प्रोटीन बनाया तो गॉल्जी को दे देती है, गॉल्जी का मॉडिफिकेशन करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। चिकनी अंतर्पेदवी जालिका लिपिड देती है, ये मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड बना देता है। अगली चीज राजधानी जिसे हम लैक्टिक कहते हैं, कोशिका द्रव्य का मैक्सिमम एरिया यही गिरती है। राजधानी की बाहर की तरफ परत होती है, क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, आंसर दे देना। राजधानी में चीजें स्टोर की जाती है, पादप कोशिका में राजधानी बेसिकली आपको देखने को मिलती है। दो प्रकार की राजधानी है, अमीबा में संकुचनशील राजधानी होती है जो पदार्थों के उत्सर्जन करने का कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट करती है, और एक दूसरी चीज होती है जिसे हम संकुचनशील रिक्ति का भी बोलते हैं। एक होती है खाद्य राजधानी, ये भी आप अमीबा में कह सकते हो, जो कि भोजन के संग्रहण करने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं सूत्रकणिका के बारे में। सूत्रकणिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साइज वगैरह आप देखना, मगर मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो धुरी झिल्ली से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भारी और अंतर झिल्ली अलग-अलग होती है, जिसमें फटाफट से बताना कौन सी झिल्ली अधिक पारगम्य होती है, नीट में आया क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर उंगली में भार पाया जाता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ एक ही आपका आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कुछ इस तरीके से होता है, तो जो 0 की तरफ दिखता है उसे F1, जो 1 की तरफ दिखता है उसे हम F0 कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, और यही होता है जो एटीपी बनाने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं क्योंकि एटीपी बनाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहते हैं, जबकि हर लगभग भी एटीपी बनाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने के बाद एटीपी को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। प्लीज कोई ऐसा नहीं कहेगा सिर्फ इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हो, मैंने बोला था मैं दो बार रिवीजन कराऊंगा, एक बार जब माइंड में लेके आऊंगा, माइंड में बहुत आराम से चलेंगे, बट अभी तो मेरा बेसिक काम है आपको एक बार क्वेश्चन से पहले सब कुछ समझाना। लवक के बारे में जानते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हरित लवक, वही धोरी झिल्ली से बना कोशिका है, ये भी आदर्श अंग है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्योंकि ये खुद का निर्माण खुद ही कर लेता है। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, खुद का निर्माण किसके विभाजन के द्वारा करता है, तो विखंडन के द्वारा, या इसे हम फिजन भी बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास है लवक के बारे में। कई प्रकार के होते हैं, वर्णीय और अवर्णीय लवक, इसमें एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट भी होते हैं, कुछ प्रोटीन का संगठन, कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ वसा का संगठन करते हैं। हरित लवक जो होता है उसमें सिक्के के समान संरचना पाई जाती है, जैसे थाइरोइड कहते हैं, जिसमें प्रकाशीय बिक्रिया होते हैं, बीच में ऐसे पाए जाते हैं जैसे स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। बहुत सारे थाइरोइड मिलकर वेना बनाते हैं, वेना जिस जगह पर होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पे भी एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, राइबोसोम यहाँ पे भी 70 प्रकार का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में आपकी हेल्प करता है। कैसी लंबाई होती है वो आप आसानी से देख सकते हैं, 20 से 40 पर मध्य तक यानी कि पादप के अंदर पाई जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया। राइबोसोम में आपको पढ़ाई चुका हूं 70 80, बहुत बढ़िया। 70 की 50 30, 80 60 40, बहुत बढ़िया। तुम्हारे अंदर कौन सी दोनों है, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में अलग, कोशिका द्रव्य में अलग, बहुत बढ़िया। साइटोप्लाज्म, बेटा साइटोप्लाज्म का याद रखना, नीट के अंदर आया क्वेश्चन है, बेसिक साइटोप्लाज्म का काम गति करवाने का होगा। अगर कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह पे गति करनी है तो साइटोप्लाज्म बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगली चीज पक्षमा और कशाभिका, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 का होता है। 9+0 का मतलब 9 किनारे पर होते हैं, बीच में 2 होते हैं, इन बीच वालों को C1 C2 कहते हैं। पक्षमा और कशाभिका जो होती है इसके भारतीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है, याद रखना, पक्षमा और कशाभिका के भारतीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है, बहुत बढ़िया। और पक्षमा और कशाभिका में देखा जाए तो A और B होते हैं, टोटल 9 होते हैं। यहाँ पे बाहर में जीरो झिल्ली पाई जाती है, यहाँ पे बीच में A और B आपस में जुड़े होते हैं, बहुत ही बढ़िया संरचना आपको दिख रही है, बीच में आर्य डंडे। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने आर्य डंडे, 9। टोटल कितने यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो बेटा 9 तो किनारे पर है, जो द्विक है, डबल है, तो 9 दूनी 18 हो गए, 2 मिला के 20 हो गए। वाओ सर क्या बात है, बताओ क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया क्या? एक बार डन कर दो कि यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल एक बार डन कर दो, मैं बस तुम्हारे लिए एक बार रिवीजन कर रहा हूं, अदरवाइज आज क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं मैं, मगर मेरे को लगा कि एक बार रिवीजन तो होना चाहिए। चलिए आगे, पक्का एक बार डन थम कर दो, दिल बना दो, जो तुम्हारा मन हो, मैं थोड़ा सा पानी लेता हूं, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बता दो। बेटा एनसीईआरटी हिंदी में ही होगी, बेटा तुमको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, तो एनसीईआरटी बेटा हिंदी मीडियम में होगी, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात बेटा ये क्विक रिवीजन है इसका, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, ये बस क्विक रिवीजन है।
और सारे पीवाई के जो क्वेश्चन मिले सब बनाने भाई मुझे नहीं पता कैसे करोगे, बस एक महीने में कराऊं, एक महीने पढ़ लो दोस्त, एक महीने पढ़ लो। तुम वो तो भाई बता दोगे तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत हंस रहे ना, बोल के नहीं दोस्त करके जवाब देंगे इस बार, विश्वास करना मुझे जरूरत नहीं थी पढ़ाने की, मैं तो सीधा आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता, मगर मुझे सच में लग रहा है मैंने कहा मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि तुम्हारा सब्जेक्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो जैसे होता है ना पेपर सुनते हैं अरे सर एक बार रिवीजन हो गया, तुमको वैसे ही बार लगेगा सर क्या बात है इतनी स्पीड से रिवीजन। चलो तारक का 9+2 9+2 नहीं होता, 9+0 होता है, बीच में से कोई भी चीज नहीं पाई जाती। तारक होता है वो झिल्ली रहित होता है। तारक होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, ये तंतु से जुड़ने का काम भी तारक करता है। तारक पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तभी आपने देखा होगा क्लास 12 के चैप्टर में जो आपका कौन सा पुष्पी पार्क में लैंगिक जनन, उसके अंदर कुछ एक डायग्राम लिख रखा है, कुछ अलग ही कुछ लिखा है ए सेंट्रियोलर डिवीजन, किसी ने देखा क्या वो लिखा हुआ जहां पे परागकोश वो परागकण का डायग्राम बना रखा है, बताना मुझे किसने देखा है क्या वो, ठीक है। अगली चीज दोस्तों केंद्र के बारे में बात करते हैं। केंद्र का देखा जाए तो पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में उपस्थित, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र नहीं पाया जाता, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे कोशिका नहीं पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखा जाए तो केंद्र होता है वो उपस्थित होता है या पूर्ण विकसित नहीं होता, ऐसा भी मान सकते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका के अंदर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के अंदर फ्लेमिंग ने एक आनुवंशिक पदार्थ देखा था जिसने क्रोमेटिन कहा था, हमने लगभग सब कुछ यहां पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रोमेटिन की बात करो तो ये इसको अभिरंजन करने का कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ को जिसे आप गुणसूत्र बोलते हैं। केंद्र की बात की जाए तो केंद्र के अंदर जो झिल्ली होती है वो दो झिल्ली होती है, दोनों झिल्ली कंटीन्यूअस नहीं होती, जहां पे दोनों झिल्ली होती है वो आपस में मिल जाती है, क्रॉस हो जाती है, वहां पे ही केंद्र छिद्र बन जाता है। केंद्र छिद्र का बेसिकली काम कोशिका द्रव्य से केंद्र में और केंद्र से कोशिका द्रव्य में चीजों का आदान प्रदान करने का होता है। जो केंद्र होता है इसके अंदर बहुत छोटी चीज होती है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं। जो केंद्रिका होती है वो आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। जो केंद्रिका होती है यही निर्माण करती है राइबोसोम का, तो केंद्रिका ही राइबोसोम का निर्माण करती है। बोलो कितना पॉइंट है, केंद्र के अंदर केंद्र द्रव्य होता है वो आप जानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज दोस्तों याद रखना जो क्रोमेटिन होता है यही आगे संगठित होकर डीएनए का निर्माण करता है। तो एक्चुअली जो आपका डीएनए होता है ना यही डीएनए बनाता है क्रोमेटिन, यही क्रोमेटिन ही बनाता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन ही बनाता है क्रोमोसोम। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपके शरीर में सबसे जटिल संरचना क्या है, तो आपका आंसर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम में जो आपका सेंट्रोमियर होता है उसकी उपस्थिति के आधार पे क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। अगर सेंट्रोमियर बीच में हो, सेंट्रोमियर थोड़े से किनारे पर और किनारे पर या बिल्कुल किनारे पर, तो इसे मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक कहते हैं। वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप इनका क्रमशः डायग्राम होता है। जो सेंट्रोमियर होता है ये सेंट्रोमियर जो होता है इसके लिए सबसे खास बात किसके यहाँ पे दो काइनेटोकोर पाए जाते हैं जो कि डिस्क के समान संरचना होते हैं और ये तंतु से जुड़ने का कार्य करता है। ये अपना बेसिकली काम हो गया इसके बारे में। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है। अच्छा नीट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन और आया था पी और क्यू भुजा के बारे में, तो याद रखना जब क्रोमोसोम बनाते हो तो छोटी भुजा को पी और बड़ी भुजा को क्यू भुजा कहते हो। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। आपके शरीर में लगभग जितनी भी कोशिकाएं जो आपको दिख रही है इनके सभी द्विगुणित है, इनके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो कोशिका एकगुणित होगी उसके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, आपको भी इतना ही याद रखना है। ये डायग्राम जो है ये मैंने आपको बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो सैटेलाइट होता है द्वितीयक संकीर्ण क्या होता है, सैटेलाइट जो होता है जिसके अंदर सैटेलाइट पाया जाता है उसे हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। कौन से क्रोमोसोम कहते हैं, सैट क्रोमोसोम। इसका पूरा नाम होता है साइन एडिनो थाइमोन्यूक्लिनिको, ठीक है। तो सैट आपको पूरा नाम याद नहीं रखना, बस सैट क्रोमोसोम कहते हैं। ये आपको दिख रहा है बीच में, कोई दिक्कत है नहीं। लास्ट में दोस्तों अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे लास्ट जाके जो आती है माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी भी तीन टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, एक होती है स्फीरोसोम और एक होती है पेरोक्सिसोम। अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे नंबर वाली है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन भी सुन लो। आपने एक चीज चैप्टर पढ़ा होगा श्वसन, वहां पे एक टर्म है प्रकाशीय श्वसन, तो प्रकाशीय श्वसन में पेरोक्सिसोम काम में आता है, पहली बात। दूसरी चीज ये मिलती है आपको पादप और एनिमल दोनों में। नीट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन है ऐसा कौन सी सूक्ष्मकाय होती है जो बहुत छोटी होती है जो दोनों में पाई जाती है, तो आपका आंसर है पादप और एनिमल में पाई जाने वाली पेरोक्सिसोम। चैप्टर कंप्लीट फॉर दैट वन स्पीड से। बोलो क्या टाइम हो गया क्या, फटाफट